नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज रविवार है, लेकिन एक ही दिन 3 हादसों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। पहले सुबह सुबह केरल के कोल्लम में पुतिंगल बंदर में भीषण आग से 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई और उसके बाद दिन में दिल्ली के पार्लियामेंट एनेक्सी में आग लग गई। संसद भवन के इस हिस्से में उस वक्त जेडीयू की एक बैठक चल रही थी और उसके बाद शाम करीब 4 बजे भूकंप से पूरा उत्तर भारत हिल उठा। लेकिन जो सबसे गंभीर हादसा हुआ है वो केरल के बंदर में आग से, जहां 108 लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने हादसे की जगह से लेकर अस्पताल तक का दौरा किया है, लोगों से उनका हाल जाना है, सांत्वना दी है, मुआवजे का ऐलान भी उन्होंने किया है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग में एनेक्सी में आग लग गई। जेडीयू की बैठक चल रही थी। पिछले साल भी इसी तरह का हादसा वहां पर हुआ था और जब शाम 4 बजे भूकंप आया तो उत्तर भारत के तमाम राज्यों के लोग जो हैं वो डर गए। दहशत का माहौल था क्योंकि सब ने झटके महसूस किए। लेकिन भूकंप और अग्निकांड ने हम सबको हिलाकर रख दिया है। भूकंप अब से कुछ देर पहले आता है, लगभग 2 घंटे पहले। उत्तर भारत के लोग डरते हैं। दिल्ली, श्रीनगर, पुंछ, चंडीगढ़, धर्मशाला, उधमपुर, ये 6 तस्वीरें हैं जहां भूकंप को महसूस किया गया और काफी तेज झटके भूकंप के महसूस किए लोगों ने। उसके बाद एक डर का माहौल पैदा हुआ, लेकिन राहत और संतोष की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें लगातार देखने को हमें मिली हैं, ये तस्वीरें लगातार डराती रही हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकले, खुले आसमान के नीचे आए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि लगातार जो भूकंप आ रहे हैं वो कितने खतरनाक हैं। ये एक प्राकृतिक आपदा जरूर होती है जो एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं, लेकिन क्या हम करें, कैसे इन भूकंप से निपटें, या हम क्या प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिसकी वजह से भूकंप इतने तेज और जल्दी जल्दी आ रहे हैं। हम दोनों खबरों पर बातचीत करेंगे। एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। 3 लोगों से हम आपका परिचय करवा दें। एसके ढेरी साहब, बहुत धन्यवाद सर, जो कि फॉर्मर चीफ फायर ऑफिसर हैं दिल्ली के, धन्यवाद आपका। हमारे साथ अमनदीप गर्ग साहब हैं, धन्यवाद, शुक्रिया, अर्थक्वेक एक्सपर्ट हैं। एनके भटनागर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारे साथ मेहमान हैं, जो कि फॉर्मर डीजी एनडीआरएफ के हैं। और एक बड़ी बात यहां पर इसलिए भी है क्योंकि केरल में मंदिर में जो हादसा हुआ है वहां पर भी इस वक्त राहत और बचाव का काम चल रहा है। लेकिन गर्ग साहब, ये जो भूकंप है, ये भूकंप आया 6.8 की तीव्रता वाला भूकंप, जिसने हम सबको डरा कर हिला कर रख दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बार बार भूकंप आ रहे हैं उत्तर भारत को, और खासतौर से दिल्ली एनसीआर इसके निशाने पर है, इसके जद में है, ये कितना खतरनाक है और क्यों? गर्ग साहब, पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और इसके आसपास का क्षेत्र जो है अर्थक्वेक जोन 4 में पड़ता है, जो कि मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। हमारे पूरे देश को 4 भागों में बांटा गया है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के हिसाब से जी, जिसमें कि तीव्रतम आ सकता है अर्थक्वेक जोन 5 और दिल्ली हमारा आता है अर्थक्वेक जोन 4 में। तो दिल्ली और दिल्ली से ऊपर पहाड़ों की तरफ अगर हम चले, हिंदू कुश में जहां पर ये भूकंप आया है वो जोन 5 में आता है। तो हम देखें तो जोन 4 और जोन 5 दोनों ही क्षेत्र अर्थक्वेक के हिसाब से बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही ऐसी स्थिति में है कि जहाँ पे कभी भी भूकंप आ सकते हैं, बहुत तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। और हमें पूरी तैयारी अपनी रखनी चाहिए, अपने आप को, अपने आसपास के बिल्ट एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना है और अपने आप को भी जागरूक रखना है। बिल्कुल, ये तो भूकंप की बात हुई है। लेकिन एक दूसरा बड़ा जो हादसा केरल में हुआ है, ढेरी साहब, मंदिर में आग लगी और इतनी भयानक आग की जिसने 100 से ज्यादा लोगों को ले लिया। हम जरूर आपसे इस पर बात करेंगे, लेकिन ये जो भूकंप है गर्ग साहब, जिस तरह से आप हमें बता रहे थे, तो
उपाय तो कुछ है नहीं, ये तो प्राकृतिक आपदा है, वो आएगा ही आएगा। हम क्या करें? क्या अपने आप को बचने के हम उपाय तलाश करें, एजुकेट हों, या जी? इसके बारे में ये बताऊंगा कि हमारे जो मतलब एक तो पहले जो जनरल मिथ है कि ये तो ईश्वर की देन है, सुरक्षा हमारे हाथ में नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्ट एनवायरनमेंट हमारा जो है, जो हमारे आसपास का कंस्ट्रक्शन है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। भूकंप तो आते जाते रहेंगे, भूकंप पहले भी आए हैं, आने वाले समय में भी आएंगे। हमें अपने बिल्ट एनवायरनमेंट को, जो हमारे कंस्ट्रक्शन है, उनको इतना अच्छा प्रिपेयर करके रखना है कि किसी भी तरह के इस तरह के भूकंप के झटके हमारे इस बिल्ट एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचा सकें। हमारे भारतीय मानक ब्यूरो के बनाए हुए बहुत सारे अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें हर तरह के बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए गाइड करते हैं कि कैसे हमें बिल्डिंग का निर्माण करना है। और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के थ्रू निर्माण या डिज़ाइन किए गए भवनों में इस तरह के नुकसान होने की संभावनाएं लगभग ख़त्म हो जाती हैं। और अगर हम सही तरीके से, जब इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के द्वारा डिजाइन किए गए घरों के खर्चे में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। ये एक मिथ है कि अगर हम इंजीनियर से डिजाइन कराएंगे तो बहुत कॉस्टली बिल्डिंग बनेगी। लेकिन गर्ग साहब ये बताइए आप, ये तो ठीक है, ये तो हमने घर ऐसे बना लिए, भूकंप रोधी मकान बना लिए, बिल्डिंग्स बना ली, लेकिन क्या प्रकृति से खिलवाड़ एक वजह है? और अगर है तो कैसे? देखिए, दो कारण हैं अर्थक्वेक के। प्रकृति खिलवाड़ तो एक बड़ा फैक्टर है ही, बाकी हमारा जो ये प्लेट्स हैं ये कंटिन्यूस मूवमेंट में है। जो हमारी अर्थ प्लेट है उसमें तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। तो वो अपनी जगह पे जहाँ पर वो फॉल्ट जोन्स हैं वो तो वो रहेंगे। हमें अपनी दायित्व ये बनता है कि हम अननेसेसरी एनवायरनमेंट से ना खिलवाड़ करें, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर नहीं डालें जगह जगह पर। जो बड़े बड़े हमारे फॉल्ट जोन के आसपास के जो निर्माण है उनको हम कम से कम बनाएं, वो एक फैक्टर हो सकता है भूकंप को कम करने में। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि केरल के मंदिर पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जब भूकंप के झटके महसूस किए गए उत्तर भारत में, तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हमें मिली? कुल अभी मेरे पिताजी का फोन आया है, मैं 3 दिन से दिल्ली में हूँ, और ये फोन आया है कि भैया भूकंप आया बताया दिल्ली में। मैंने कहा बिल्कुल आया है, और मैंने खुद ने अभी देखा। हम लोग यहीं पे खड़े थे तो लगा कि कुछ हिला है, और झटका सा महसूस हुआ, और सब लोग ने बोला कि भूकंप है। तभी घर से फोन आया कि भूकंप आया है, भूकंप आया। एकदम से बर्तन खड़के और जोर जोर से आवाज आ रही थी, तो हम एकदम से बाहर आ गए। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, तो देखा भूकंप आ रहा था, तो हम सब लोग बाहर आ गए। कुर्सी हिली एकदम से, और हम कई जने बातों में मस्त थे, यूं लगा जैसे किसी ने चेयर पकड़ के हिलाई हो। फिर हमने बाहर आके देखा तो हमें महसूस हुआ कि ये तो भूकंप का झटका था। राहत और संतोष की सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन इस तरह से जब भूकंप आता है तो डर खौफ होता है और कई बार नुकसान भी बहुत होता है। भटनागर साहब, किस तरह से आपकी टीम, एनडीआरएफ की टीम तैयार रहती है और तुरंत एक्शन में आती है? एक्चुअली हम लोग हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। जवानों को हर टाइप के नेचुरल या मैन मेड जो भी डिज़ास्टर होता है उसकी बराबर हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है। जब कोई हादसा नहीं होता है उस दौरान कैसा भी हादसा हो, हमने जोन वाइज अपनी बटालियंस रखी हुई हैं, और जहां ज़रूरत पड़ती है उसके मुताबिक तुरंत हम लोग डिमांड के हिसाब से जाते हैं, और जैसा डिज़ास्टर होता है उसके मुताबिक हम कार्रवाई करते हैं। चाहे वो हादसा कैसा भी हो, उसके लिए हम सक्षम हैं, हमारे जवान सक्षम हैं, और हम लोग उसको अच्छे से निपटने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट है हमारे पास, और उसकी हमारे जवानों को ट्रेनिंग्स है। इसके अलावा हम लोग जो है जो लोकल पब्लिक को पूरा सपोर्ट देते हैं अपनी सेफ्टी को कायम रखते हुए। एक राहत रहती है, एक आश्वासन आप लोगों को देख के ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ढेरी साहब, बिल्कुल इसी तरह आपको देखकर भी, आपकी टीम को देखकर भी, और आपने तो दिल्ली में संभाला है, बरसों तक रहे हैं आप, किस तरह से आप एकदम से एक्टिव होते हैं और हरकत में आते हैं? पहली बात तो ये है, जहाँ तक अर्थक्वेक का सवाल है, अगर कोई ऐसा खुदा न खास्ता हादसा होता है तो आप किसी चीज़ में कहिएगा, चाहे वो आग लगती है, चाहे तूफान आता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है, लोग उठा के फायर ब्रिगेड को 101 पे टेलीफोन ज़रूर करते हैं। अब जब आप टेलीफोन करेंगे तो नेचुरली फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जाती हैं मौके के ऊपर, जैसे हालात होते हैं उसको हैंडल करते हैं। क्योंकि हमारे लोगों को सबको इस तरीके से ट्रेन किया कि 1 मिनट के अंदर, विद इन अबाउट 60 to 90 सेकेंड्स के अंदर हमारा रिस्पॉन्स होता है। कॉल के हमेशा तैयार बैठे रहते हैं? जी हाँ, जी हाँ, ड्यूटी के वक्त सब बिल्कुल। 60 to 90 मिनट्स के बाद जब हम रिस्पांस करके जाते हैं तो जितना टाइम हमको लगता है वो सिर्फ वही टाइम लगता है जिस समय हम सड़कों पे चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। जब मौके पे पहुंचते हैं तो उसके बाद देखने वाली बात ये होती है कि सिचुएशन क्या है, आग है,
या भूकंप से जी, भूचाल से गिरी हुई है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। गुजरात में जब एक बड़ा भारी भूचाल आया था सर, तो हमको यहाँ से दिल्ली से यहाँ से उस टाइम हमारी टीम को भेजा गया था और हमारे आदमी थर्मल इमेज कैमरा लेके गए थे और उन्होंने डेब्रिस के नीचे जो लोग दबे हुए थे उनको उस थर्मल इमेज कैमरा से लोकेट कर दिया कि यहाँ पे जिंदा आदमी क्या होता है सर थर्मल इमेज कैमरा? थर्मल इमेज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है बॉडी का, जो आपको वो दिखा देता है। उससे आपको पता लगेगा कि दबे हैं तो ऊपर से अगर नीचे आदमी जिंदा है तो उसका जो है अंदर हीट है वो आपको सेपरेट उसका ग्राफ दिख जाएगा कि ये आदमी जिंदा है। तो आप वहाँ फिर आपकी जिम्मेदारी आ जाती है सर एनडीआरएफ की। हमारे पास भी लेटेस्ट इक्विपमेंट है इस बारे में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल कर लेते हैं, उसको ट्रेस आउट कर लेते हैं। डॉग्स है हमारे पास, ट्रेन डॉग्स हैं जो स्मेल करके पता लगा। मतलब ये हुआ कि ढेरी साहब, भटनागर साहब साफ तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई आपदा आती है तो हम लोग इक्विप्ड हैं, हम लोग ट्रेंड हैं और हम लोग किसी भी तरह से दो ऐसी खबरें आज दिन में आई जिन्होंने तमाम भारतवासियों को दहला कर रख दिया, हिला कर रख दिया। केरल में एक मंदिर में गंभीर हादसा होता है और उसके बाद शाम होते होते भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए जाते हैं। गर्ग साहब, बहुत सारे हिंदुस्तान भर में, अच्छा दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ लंबे लंबे बिल्डिंग्स हैं, पुरानी पुरानी जर्जर अवस्था में आ चुकी हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। कैसे इनसे बचा जाए? मैं ये बात बताना चाहूँगा कि आज की डेट में इंजीनियरिंग के ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं कि हम एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को भी रिट्रोफिट करके उनको भूकंप रोधी बना सकते हैं। ज़रूरत है तो केवल एक सही तरीके से बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट करके उसमें स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग करने की। जी करेगा कौन ये? देखिए हमारे देश में जिम्मेदारी किसकी है? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑलरेडी सपोर्ट है, अवेयरनेस फैलाया नहीं, तो हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं अगर वो हमें पुरानी है, जर्जर है या कोई क्राइटेरिया होगा ना कि 50 साल पुरानी बिल्डिंग है तो आपको बताना है। देखिए बिल्डिंग की स्थिति तो जो रह रहे हैं लोग उनको भी मालूम है कि हमारी बिल्डिंग में कुछ क्रैक्स दिख रहे हैं या सरिया एक्सपोज हो रहा है या कहीं पे कुछ ऐसी स्थिति है जिससे उनको लग सकता है कि हमारी बिल्डिंग पता नहीं सेफ है या नहीं है। ऐसी स्थिति में भी वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को अप्रोच कर सकते हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली इसमें एनडीए में कोई अथॉरिटी दी है गवर्नमेंट ने और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनको पावर दी हुई है। वो समय समय पर इसका सर्वे कराते हैं बिल्डिंग्स का और उसके लिए ये लोग जो स्ट्रक्चर इंजीनियर हो जो भी इनको कार्रवाई करनी होती है या जो कोई ऐसी एजेंसीज हैं जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं उनको साथ में लेते हैं और इसके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। डेरी सर, आपने तो बहुत इस तरह की आग वाग लगती रही गए होंगे, देखा होगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है, कहीं ना कहीं उदासीनता है कि हम रह रहे हैं, चले आ रहा है, पतली पतली गलियां हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, चल रहा है मामला? हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भरोसा भगवान पे बहुत ज़्यादा है। भगवान पे भरोसा इसलिए कि हम सोचते हैं जो एक्सीडेंट होने वाला है वो किसी और के साथ होगा, हमारे साथ नहीं होगा। आप किसी को कहिएगा कि आप इसमें कुछ आग बुझाने के यंत्र लगा लीजिए, थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन अगर आग लगी तो आप उसको तुरंत उसको हैंडल कर सकेंगे। लेकिन वो कहते हैं साहब 30 साल से तो आग लगी नहीं, अब आप क्यों हमारे को खर्चा कराने की बात करते हैं? तो ऐसा जब तक आप भगवान पे भरोसे चलते रहेंगे तो नहीं होगा। ये सारे साइंटिफिकली अप्रोच होती है जब हम लोग कहते हैं किसी को कि आपको ये करवाना है जी। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हर चीज़ अगर आग भी लगती है तो शुरुआत में छोटी सी आग होती है, उस पर ऊपर अगर आप चाय का प्याला के उल्टा देंगे तो शायद आग बुझ जाएगी जी। लेकिन अगर आप उसको बढ़ने देंगे तो वही आग एक भयंकर आग बनकर लोगों की जान भी ले सकती है। सर बिल्कुल ठीक है, हम आपको रोक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे ही कुछ देर में लौटेंगे तो आप तीनों से और भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत ही गंभीर हादसा जो आज हुआ है कोल्लम के पुतिंगल देवी मंदिर पर, उस पर करेंगे चर्चा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।